नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, बात होगी साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों की। तो आइए सीधे रुक करते हैं कि अभी जो खबरें हैं उनके बारे में आपको बताएं तो किस तरह से जो चुनाव को लेकर जो पहला चरण है उसकी अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है। तो चुनावी माहौल जो है वो तमाम अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर सर चढ़कर बोल रहा है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि इन तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो सभी जगहों पर खासतौर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी अहम अभियान चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की जो हेडलाइंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थानों को ज्यादा समावेशी, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाने का किया आह्वान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज उधमपुर सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर आज होगा चुनाव। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में होगा मतदान। शाम तक नतीजे होंगे घोषित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर करेगा साझा। कोर्ट ने स्टेट बैंक को आज शाम तक सभी जानकारियां सार्वजनिक करने का दिया था निर्देश। ईडी के नवे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। शराब नीति मामले में होगी पूछताछ। प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला उपराष्ट्रपति किया घोषित। 20 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। और खेल की खबरों में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भारत की पीवी सिंधु का जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा सामना। वहीं पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत की मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जिया से होगी भिड़ंत। तो नया सवेरा में जानते हैं पहले सबसे देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, खास खबरों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम को संबोधित किया। और इस शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल में आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी समाज और युवा सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन में अपनी बातों को रखा। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में लोकतंत्र की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संस्थानों को ज्यादा समावेशी, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाने का भी आह्वान किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की प्राचीन और अखंड संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता की जीवन धारा रही है। India has an ancient and unbroken culture of democracy. It has been the lifeblood of Indian civilization. Consensus building, open dialogue, and free discussion have resonated throughout India's history. That is why my fellow citizens consider India to be the mother of democracy. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में लोकतंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है।
In the era of turmoil and transitions, democracy faces many challenges. This requires us to work together. Democratic countries should lead the efforts in making international systems and institutions more inclusive, democratized, participative, and fair. Only through such shared efforts will we be able to fulfill the aspiration of our people. And we will also lay the foundation of a secure, stable and prosperous future for the generations to come. और चलिए आगे बढ़ते खबरों में और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार जो है वो 27 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया इस वक्त जारी है और अधिसूचना कल जारी की गई थी इसके लिए। साथ ही पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वही उम्मीदवार 27 मार्च तक अपने नामांकन पत्र को दाखिल कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को और 30 मार्च को नाम वापसी की जो तिथि है वो सुनिश्चित की गई है। बिहार की बात करें तो होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक ही सिर्फ दाखिल किए जा सकेंगे। इसके साथ ही उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा और इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में 2-2, मिजोरम, नागालैंड की अगर हम बात करें तो वहां जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की एक-एक सीट पर मतदान होना है। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, बात की जाए तो आज हमने कल इस पर चर्चा की थी कि कैसे अधिसूचना जारी की गई और आज नामांकन प्रक्रिया का जो पहला दिन है और खास तौर पर यहां पर हम बात करें तो उधमपुर सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो चुनावी मैदान में फिर से कूदने के लिए तैयार हैं। तमाम अगर बड़े नामों की बात करें तो उनके लिए भी चुनावी रणभेरी बच चुकी है। बिल्कुल, देखिए कल जैसे कि हमने देखा कि प्रथम चरण के जो मतदान के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद कल ही हमने देखा था कि सुबह सुबह ही कुछ लोग जो उम्मीदवार थे वो चुनावी मैदान में जो उतर रहे हैं उन्होंने नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपना पर्चा दाखिल किया था। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक सांसद के तौर पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से वो चुनाव जो लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य से, वहां पर उधमपुर सीट से वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रोसेस होता है चुनाव में नामांकन दाखिल करना, इसमें चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके से उम्मीदवार जाते हैं कई बार उसमें तमाम उनके जो ऐसे मुहूर्त के आधार पर जाते हैं तो कुछ किसी जलसे के आधार पर जाते हैं और बहुत सारे उम्मीदवार तो अपने शक्ति प्रदर्शन को भी करने से नहीं चूकते हैं। हालांकि इस पर चुनाव आयोग के साफ निर्देश हैं कि किस हद तक आप किसी संख्या में अपने साथ गाड़ियां और अपने समर्थकों को लेके जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से नामांकन दाखिल करना किसी भी उम्मीदवार के लिए एक ऐसा चरण है जिसमें कि वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर मतदाताओं के बीच पहुंचता है। और इस नामांकन प्रक्रिया में अगर हम देखें नामांकन दाखिल करते समय जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका भी ख्याल रखना होता है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से लेकर
जो तमाम अपनी जो गतिविधियां रही हैं, चाहे वो आपराधिक गतिविधि ही क्यों न रही हो, सभी का खुलासा उम्मीदवारों को करना होता है। तो इस समय नामांकन दाखिल करते समय एक परीक्षा की घड़ी जैसा माना जाता है कि उनका नामांकन जो है स्वीकार हो। और बहुत बार हमने देखा है कि उम्मीदवारों का जो पर्चा है वो खारिज भी हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि लोकतंत्र के तहत जो हमने नियम बनाए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और निश्चित तौर से पहले चरण के लिए 102 सीटों के लिए जो पहले चरण में खास तौर से जो मतदान होना है, उसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है, जैसे कि आज दूसरा दिन है, हम जानते हैं कि आखिरी दिन तक के मतदान के लिए जो तैयारियां होती हैं उससे शुरू होती है बात। तो जो नामांकन है उसको उम्मीदवार इस लिहाज से भी देखते हैं कि कई बार जो आखिरी डेट होती है नामांकन दाखिल करने की, उसको भी वो स्वीकार करते हैं और उस दिन भी पहुंचते हैं। जी ठीक है। हाँ ऋषि, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में इस वक्त रमेश रैना भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ जम्मू से। रमेश, अगर देखा जाए तो जितेंद्र सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। जैसा आपने बताया कि आज कल उधमपुर जो हमारी लोकसभा सीट है वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर है, कठुआ के रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने कल नामांकन पत्र ये नोटिफिकेशन जारी की जी। और कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज वो जा रहे हैं, तो कोई 11 बजे का हमें बताया गया कि वो नामांकन पत्र भरने जाएंगे वहां पर। और उसके बाद एक वहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, अपने सपोर्टर्स के साथ जाएंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए हैं उसका वो उन्होंने कल एक प्रस्तावना भी की। उन्होंने कहा कि जो भी वो नियम इलेक्शन में उनको मानते हुए वो जो उन्होंने कहा कि 3 वाहन ही वहां तक जा सकते हैं। तो उसके बाद वो नामांकन पत्र भरने के बाद वहां पर अपने सपोर्टर्स को एक चुनावी रैली भी करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। जी, हमारे साथ ऋषि भी मौजूद है। ऋषि, क्योंकि हम यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो खासी तैयारियां की हैं उसमें नो योर कैंडिडेट, यानी कि अपने जो प्रतिनिधि को जानना, यानी कि जो उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है उसके इतिहास को भी वो खंगाल सकते हैं और अपने जहन में ये तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि किस तरह से किस प्रतिनिधि को लेकर चुनाव हम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, नो योर कैंडिडेट के तहत चुनाव आयोग ने इस बात को सुनिश्चित किया है। खासतौर से ये बेहद जरूरी भी है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने जा रहा है वहाँ के जो लोग हैं उनको इस बात का पूरा हक हो कि वो जो उम्मीदवार है जिसको वो वोट देना चाहते हैं और उसके क्या कार्यकलाप रहे हैं, अगर उसके पास कितनी संपत्ति रही है, उसका सामाजिक दायरा किस तरीके का रहा है, आपराधिक गतिविधियों में कितना शामिल रहा है, और अगर वो स्वच्छ छवि का है तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए ये हर्ष की बात होती है कि ऐसे उम्मीदवार को अगर वो चुनते हैं जिसकी स्वच्छ छवि है। तो ऐसे में ये जो अधिकार है एक तरीके से मतदाताओं के पास अपने उम्मीदवार को जानने का, इसमें हमने देखा है कि दिनों दिन पारदर्शिता लाए जाने की जो कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की गई है वो काफी सफल रही है। और इसके माध्यम से हमने देखा है कि बहुत सारे उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला भी हुआ है, क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि उनका उम्मीदवार कैसा है तो उससे फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश रैना भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, अगर हम बात करें जम्मू की, तो ऐसे आखिर कौन कौन से नाम अभी तक सामने आए जिन पर सबसे ज्यादा नजर हमारी इस बार चुनावों पर रहने वाली है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ 5 सीटें, उसमें जम्मू क्षेत्र जो है, जम्मू संभाग है, उसमें 2 लोकसभा की सीटें हैं। एक है जम्मू लोकसभा सीट, एक है उधमपुर। और उधमपुर से जो आज कल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वहां से बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट अपने हैं जितेंद्र सिंह, उनको तीसरी बार वो मतलब वहां पर नामांकन पत्र भरेंगे। पहले 2014 में जीत के आए थे, उसके बाद 2019 में 2014 में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को हराया था। 2019 में डॉक्टर करण सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह को बड़ी अंतर से हराया था जी। तो आज अभी अभी तो हालांकि बाकी पार्टियों ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन कल एक अहम घटना ये हुई कि चौधरी लाल सिंह है, वो कल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से निकाले गए थे, बीजेपी ज्वाइन किया था, बाद में एक अलग अपनी पार्टी बनाई थी। कल उन्हें वापस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और ये कयास किया जा रहा, अटकलें लगाए जा रहे कि कांग्रेस की तरफ से शायद वो प्रत्याशी होंगे इस उधमपुर लोकसभा सीट के लिए। हालांकि कांग्रेस ने अभी उस बात का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो सियासी गलियारियों में जो अटकलें लगाई जा रही है तो वो यही है कि कांग्रेस की तरफ से
चौधरी लाल सिंह को पार्टी का वो ना उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, और उनका जो कुठवा के ही रहने वाले हैं। तो अभी तक फिलहाल यही जानकारी है। अभी बाकी पार्टी ने, पीडीपी या कांग्रेस ने, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी इस बारे में कोई अपने पत्ते नहीं खोले। जी तो लोकतंत्र के इस महापर्व की अगर बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो चुकी है पहले चरण के लिए। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि ये जो पार्टियों का दामन छोड़ना है, आया राम गया राम, ये अब बहुत बार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका, साथ ही साथ ऋषि आपका भी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और साथ ही चुनाव से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support SBI Startup branch पे। Delivery boy has picked your order। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉगिन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और बिल्कुल इसी के साथ नया सर्वर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होना है। राज्य के 2 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समीर ओरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल दरअसल आगामी 3 मई को पूरा हो रहा है, जिसके कारण इन रिक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी है। ये मतदान आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में होगा। शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं झारखंड में राज्यसभा की आपको बता दें कि कुल 6 सीटें हैं। वहीं चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र लिखा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल होना चाहिए और विभिन्न जगहों से आ रही शिकायतों, जिसमें अवैध झंडे, पोस्टर लगाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई कर आज शाम 5 बजे तक आयोग को रिपोर्ट दी जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली संभावित संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बुलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में अन्य उपायों में निदेशालय ने सिविक सेंटर नई दिल्ली, जो कि 24 घंटे का एक नियंत्रण कक्ष है, उसे खोला है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। और वहीं आम चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक हो सकती है और इस बैठक में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक अपने 82 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कल नई दिल्ली
के कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान न्याय के अंतर्गत की गई 5 गारंटियों की सराहना की गई। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन के सदस्य देश भर के किसान परिवारों को कांग्रेस गारंटियों के बारे में जागरूक करेंगे। बात समाजवादी पार्टी की, जिसने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान किया। पार्टी ने संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल लवाना, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, धौसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले सपा 43 नामों का ऐलान कर चुकी थी। छठी सूची के बाद से अब ये संख्या 49 हो गई है। साल 1996 से लेकर अब तक देश में 7 लोकसभा के आम चुनाव हुए। पिछले 7 आम चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जताया। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चुनाव आयोग के ही पिछले 7 चुनावों के आंकड़े कहते हैं। 1996 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक केवल सीटें ही नहीं, बल्कि भाजपा का वोट प्रतिशत भी कांग्रेस से ज्यादा रहा है। और इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं इस रिपोर्ट को। लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा से मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। 2014 से पहले देश में भले ही यूपीए की सरकार लंबे समय तक रही हो, लेकिन 1996 के चुनावों से अब तक मध्य प्रदेश की जनता ने ज्यादा भरोसा भाजपा पर दिखाया है। सबसे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1996 में भाजपा को 40 सीटों में से 27 सीटें मिली, तो कांग्रेस को 8, बीएसपी को 2 सीटें और 3 अन्य को मिली। साल 1998 में 40 में से भाजपा के खाते में 30 सीटें आईं, तो कांग्रेस को 10 सीटें मिली। वहीं 1999 के चुनाव में भाजपा को 40 में से 29 और कांग्रेस को 11 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था। इसके बाद छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। 40 में से 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ के हिस्से में चली गईं और मध्य प्रदेश में केवल 29 लोकसभा सीटें ही रह गईं। अगर बात विभाजित मध्य प्रदेश की करें तो साल 2004 में मध्य प्रदेश में भाजपा को 29 में से 25 सीटें मिली, तो कांग्रेस 4 सीटों पर ही सिमट गई। साल 2009 के चुनाव में भाजपा ने 29 में से 16 सीटें जीती, तो कांग्रेस को 12 और बीएसपी को 1 सीट मिली। बात अगर साल 2014 के चुनाव की करें तो भाजपा 29 में से 27 सीटें जीती, तो कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी। 2019 में तो भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली, वहीं कांग्रेस केवल 1 सीट छिंदवाड़ा ही जीत सकी। इतना ही नहीं, वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस पिछले 7 चुनावों में भाजपा से पिछड़ती आ रही है। साल 1996 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 41.32% रहा, तो कांग्रेस को 31.02% वोट मिले। साल 1998 के चुनाव में भाजपा को 45.73% वोट मिले, तो कांग्रेस को 39.40% मत मिले। 1999 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सुधरा, लेकिन मत प्रतिशत तब भी भाजपा से कम ही रहा। 2004 के चुनाव में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में अच्छी खासी गिरावट आई, जिसे उसने 2009 के चुनाव में सुधारा भी, लेकिन मत प्रतिशत भाजपा से कम रहा। साल 2014 और 2019 में भाजपा के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया। कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में 35% से भी कम वोट मिले। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने बड़ी स्मार्टली अपना पीढ़ीगत परिवर्तन किया। पिछले दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस पीढ़ीगत परिवर्तन करने में सफल नहीं हो पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दी अपने नए नेता तैयार किए और हर वर्ग में, हर जाति में, आदिवासियों में, जनजातियों में, पिछड़ों में बहुत पावरफुल लीडरशिप तैयार की। निश्चित रूप से कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया, उसको विचार करने की जरूरत है कि जो हृदय प्रदेश है देश का मध्य प्रदेश, वहां उसकी जड़ें क्यों खोखली हो रही हैं। भाजपा जहां इस बार के चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की उन संसदीय सीटों को जो 1989 से लगातार जीत रही है, उसका कारण जनाभिमुख राजनीति है। उसका कारण लोगों से जनप्रतिनिधि का सीधा संपर्क और तादात्म्य है।
और नहीं हारने का कारण ये है कि कांग्रेस के जब कालखंड में उस दौरान जब कांग्रेस का ही वर्चस्व था और कांग्रेस के उम्मीदवार चुने जाते थे तो 5 साल में वो दर्शन देते थे जनता को। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी 1996 से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लगातार जीत रही है। 2009 में कांग्रेस के पास 12 सीट थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीट थी। लेकिन कभी कभी सच्चाई सामने आने में समय लगता है। चंदे के धंधे से भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो चुनाव इस बार होने वाले हैं वह अप्रत्याशित होंगे और कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतेगी। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी दावे करे, लेकिन चुनाव में जीत उसी की होती है जो अपनी बात मतदाता तक पहुंचाने में सफल होता है। मध्य प्रदेश में पिछले कई लोकसभा चुनावों में भले ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा हो, लेकिन कांग्रेस भी जोर आजमाइश में पीछे नहीं रही। इस बार कांग्रेस अपने युवा नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी की गारंटी को जनता के बीच ले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखती है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब बात महाराष्ट्र की, तो शरद पवार की अगुवाई में आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में महाविकास आघाड़ी दलों के बीच महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा तय हो सकता है। इस बीच कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 19 सीटों को लेकर चर्चा की। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे आज अपने नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें मनसे को एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और साथ ही ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अहम सुनवाइयों पर नजर डालेंगे। तो आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो नया सवेरा में। बिल्कुल, और नया सवेरा में अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। इससे पहले केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करने का आरोप गलत है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में दिए फैसले में दिए थे, वो सिर्फ तब तक प्रभावी थे जब तक कि संसद नया कानून नहीं बना देती।
अब नए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जिन 8 उम्मीदवारों के नाम पर विचार हुआ, उनकी जानकारी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को 13 मार्च को ही दे दी गई थी और इन्हीं 8 नामों में से दोनों चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं की ये दलील कि मीटिंग से पहले ये नाम चयन समिति से साझा नहीं किए गए थे, गलत है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने नए कानून और हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर सार्वजनिक करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित हर जानकारी 21 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। यूनिक नंबर का खुलासा होने के बाद चुनावी बॉन्ड देने वाले और इसे प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के बीच का जो संबंध है उसका भी खुलासा कर दिया जाएगा। तो शीर्ष न्यायालय का एसबीआई को ये निर्देश है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी जुड़े हुए हैं। तो विकास, शीर्ष न्यायालय ने जिस तरह से सीबीआई को निर्देश दिया है, एसबीआई को निर्देश दिया है कि जो यूनिक आईडी है और सीरियल नंबर है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा दिया गया है वो ये स्थापित हो जाएगा कि किस दल द्वारा कैसे राजनीतिक पार्टियों को ये चंदा पहुंचाया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम जानकारी सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 फरवरी को फैसला सुनाया था उसमें ये कहा था कि दोनों जो भी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है वो इसको इलेक्शन कमीशन को सौंपे और ये वेबसाइट पर आए इलेक्शन कमीशन की। लेकिन हमने देखा कि जब लिस्ट आई तो उसमें जो एक अल्फा न्यूमेरिक आईडी है हर इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो एसबीआई ने साझा नहीं की थी इसी के साथ, और इसीलिए कोर्ट को दोबारा ये आदेश देना पड़ा कि आज शाम 5 बजे तक, यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक ये हलफनामा चाहिए एसबीआई चेयरमैन और एमडी की तरफ से कि सारी जानकारी, जो भी जानकारी उनके पास है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे कौन सी जानकारी, जो जानकारी आपके पास है वो सभी आप इलेक्शन कमीशन को सौंपें और इलेक्शन कमीशन उस जानकारी को जितनी जल्दी संभव हो अपनी वेबसाइट पर डाले। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जहां तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक का जो बॉन्ड की बिक्री और बॉन्ड को एनकैश कराने का डेटा था वो तो पहले से ही था, लेकिन इस आईडी के आने के बाद ये मिलान हो सकता है कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गया। हालांकि आजकल इस बीच में एक और भी जो हमने देखा, एक चीज और हुई कि 10 पार्टियों ने स्वैच्छिक रूप से खुद ही बता दिया कि उनको किस संगठन से या किस व्यक्ति से कितना राशि का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। लेकिन अभी भी 16-17 पॉलिटिकल पार्टीज ने वो अपना डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। तो ये उम्मीद है कि जैसे ही ये नंबर्स आएंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो बहुत सारे, जैसे कि इसमें याचिकाकर्ता एडीआर ही है, वो भी चुनाव सुधारों की तरफ हमेशा काम करता रहा है, इस तरह के संगठन उन डेटा का मिलान करके संभव है कि कोई रिपोर्ट या जानकारी प्रकाशित करें अपने फोरम से। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा विकास कि सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। आप कोर्ट के निर्देशों का जो है वो इंतजार मत कीजिए, जिस तरह का विवरण मांगा गया है स्पष्ट तौर पर ये सबके सामने होना चाहिए। इस तरह से कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, 15 फरवरी का इसका थोड़ी पृष्ठभूमि ये थी कि 15 फरवरी को जब फैसला आया था उसके बाद लगभग 20 दिन बाद एक बार एसबीआई की एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई और उसमें एसबीआई ने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये डेटा हम मिला के दें कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने एनकैश कराया, तो उसके लिए एसबीआई ने कहा कि 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड एनकैश होने की जानकारी अलग जगह पे है, इन दोनों को मिलान करने के लिए उसको 3 महीने का वक्त चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप ये काम ना करें, आप सिर्फ 1 दिन के भीतर ये पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपे और वो डेटा पब्लिक इलेक्शन कमीशन करेगा। तो उस आदेश के बाद ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर उस सूची में नहीं थे। हालांकि एसबीआई ने बाद में ये कहा कि उसको कोर्ट का ऑर्डर समझने में कुछ कंफ्यूजन हुआ कि वो आईडी देनी थी या नहीं देनी थी। हालांकि इसके बाद आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि शाम 5 बजे तक एक हलफनामा एसबीआई की तरफ से आ जाएगा कि उन्होंने सारा जानकारी साझा कर दी है चुनाव आयोग के साथ। चलिए, बिल्कुल, तो उम्मीद हम करते हैं कि आज जब शाम तक एफिडेविट आएगा तो ये जो यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर्स हैं वो स्पष्ट तरीके से साझा कर दिए जाएंगे साइट पर। बहुत बहुत शुक्रिया
विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ईडी के नवे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। पिछले 8 समन के दौरान वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल को आज बुलाया गया है। देखना होगा कि वो आज भी ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं। खबर बदायूं से, जहां 2 बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कर 15 दिनों में जांच आख्या मांगी है। और मंगलवार को बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में देर शाम एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, शिवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। और वहीं कर्नाटक के कुंडापुरा तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक संकट कॉल मिलने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने बाढ़ में डूबी नाव से 8 लोगों का रेस्क्यू किया। तटरक्षक बल को IFB अजमेर 1 से एक संकट संकेत प्राप्त हुआ था। चालक दल को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS राजदूत को तैनात किया गया। ICGS राजदूत एक तटवर्ती गश्ती पोत है और विविध कार्य कर सकता है। तटरक्षक कर्मियों ने चालक दल के साथ संपर्क स्थापित किया और एक इन्फ्लेटेबल मोटर बोट पर जहाज तक पहुंचे। बचाव दल जहाज पर चढ़ गया और बाढ़ वाले जहाज से पानी निकालने के लिए मशीनें भी वहां पर लगाई गईं। बाढ़ हटाने के कार्य के लिए बड़े पाइपों को पानी के पंपों से जोड़ा गया था। नाव और चालक दल बंदरगाह में प्रवेश कर गए हैं फिलहाल और ऑपरेशन को भी सफल घोषित कर दिया गया है। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी। स्पेशल टास्क फोर्स ने आज भारत में ISIS के प्रमुख हारिस फारूकी को एक अन्य ऑपरेटिव के साथ असम के धुबरी से गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस के CPRO ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्रवाई करते हुए STF टीम ने उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर देश में घुसने के दौरान गिरफ्तार किया। उसे पूछताछ के लिए गुवाहाटी ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो इन दोनों को NIA को सौंप दिया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया आगामी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिवस के लिए भाषा नेट पोर्टल आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च होगा। कार्यक्रम का विषय भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। ये सुनिश्चित करने के लिए NIXI पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति भाषा या लिपि की परवाह किए बिना डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। NIXI और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आयोजित ये दूसरा कार्यक्रम होगा जो डिजिटल समावेशिता और सार्वभौमिक स्वीकृति को बढ़ावा देने और पूरे देश में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संयुक्त प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और फिलहाल हमारे खास शो नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए TT न्यूज़। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ,
बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं अखबारों की सुर्खियां। संध्या हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी जो सुबह सवेरे बहुत मेहनत के साथ तमाम अखबारों की सुर्खियां हम तक समेट कर लाती हैं। क्या कह रहे हैं आज मुख्य अखबारों के जो पहले हेडलाइंस हैं संध्या? जी आंचल, अखबारों की सुर्खियों में आज है 102 सीटों के लिए आम चुनाव में शुरू होने वाले कल से नामांकन प्रक्रिया की खबर। जी हां, आपको बता दें कि 21 राज्यों में पहले चरण में मतदान होना है और इसके लिए कल से उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का फोकस खासतौर पर इस बात पर है कि जो पोलिंग बूथ हो वहां पर निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, ताकि विश्व स्तर पर भारत की साख और बढ़े। आपको बता दें कि ये जो आम चुनाव है इस पर न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाह भी है। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है। और जब बात हम वैश्विक स्तर की कर रहे हैं तो एक और खबर आज सभी अखबारों में पहले पेज पर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए पहल की है। उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। संघर्ष रोकने के लिए उन्होंने कहा कि कूटनीति अपनाना ही बेहतर होगा। उन्होंने ये सलाह दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के मामले में भारत के जन केंद्रित दृष्टिकोण को भी एक बार और दोहराया। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें बताया गया है कि टेलीफोन पर जो ये वार्ता हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर लिया है। इसके अलावा एक और खबर आज पहले पेज पर हमें देखने को मिली है। दैनिक जागरण अखबार ने भी इसे पहले पेज पर लिया है और कहा है कि आयोग की निष्पक्षता के लिए चयन समिति में न्यायिक सदस्य होना जरूरी नहीं है। ये केंद्र ने कल एक याचिका पर हो रही सुनवाई में अपने हलफनामे में बात कही है। आपको बता दें कि सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में ये बचाव करते हुए ये बात कही है और ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता का जो मानना है वो गलत है कि चयन समिति में न्यायिक सदस्य नहीं होने से पक्षपात होगा। आगे ये भी कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग का विरोध सुप्रीम कोर्ट में ये जो हलफनामा दाखिल किया गया था, इससे ऐसा नहीं है कि ये जो नियुक्ति हुई है इससे कहीं ना कहीं पक्षपात सामने आएगा। तो ये खबर आज सभी अखबारों में है। इसके अलावा एक और खबर वैश्विक स्तर की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम में ये बात कही और साथ ही तमाम आंकड़े भी पेश किए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत लगातार किस तरह से काम कर रहा है। एक और खबर जनसत्ता अखबार में आज पहले पेज पर है। इसके अलावा बाकी अखबारों में भी है। भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास 40% संपत्ति। जी हां, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट थॉमस पिकेटी समेत 3 नामी अर्थशास्त्रियों ने तैयार की और इसमें बताया है कि किस तरह से भारत में अमीरों के जो प्रतिशत है वो बढ़ा है और जो संपत्ति का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। तो इस खबर को आज रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। चलते चलते एक और खबर की बात करें जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आज विश्व हेड इंजरी दिवस है और इस पर हिंदुस्तान अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि सिर की चोट वाले 10% मरीजों को मिर्गी का खतरा होता है। ये विशेषज्ञों की मशवरे के साथ सलाह के साथ ये आज रिपोर्ट दी गई है और बताया कि 20% बच्चों की गिरने के कारण जान चली जाती है और हर माह 14 बच्चे चोटिल हो जाते हैं। तमाम ऐसे आंकड़े हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि आप हेडफोन करके अगर वाहन चलाते हैं तो उससे भी अगर कोई सड़क हादसा होता है
तो उसके आंकड़े भी ज़्यादा सामने आते हैं और हेड इंजरी के इस आंकड़े ज़्यादा सामने आते हैं। तो हमारी भी अपने दर्शकों को ये सलाह है कि आप हेड इंजरी से बचें। उसके लिए तमाम क्या कुछ कवायद की जा सकती है, यानी कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो किन सेफ्टी मानकों का आप उपयोग करें, साथ ही अगर आप अपने खान पान में किस तरह से संतुलन रख सकते हैं और अपने हेड को इंजरी से किस तरह से बचा सकते हैं, ये तमाम आंकड़े आज अखबारों में प्रकाशित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को राजनीति से लेकर स्वास्थ्य जगत से तमाम खबरों को समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और अब नया सवेरा में देख लेते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को देश का अगला राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सुबियांतो को करीब 59% वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अनीस बासवेडन 24.95% मत ही जुटा सके। निवर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो के पुत्र गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला उपराष्ट्रपति घोषित किया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस वर्ष 20 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में विश्व परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए विश्व भर के नेता ब्रसल्स में हैं। इस सम्मेलन में सतत विकास के लिए परमाणु ऊर्जा पर चर्चा होने की संभावना। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जेद्दा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जहां उन्होंने गजा पट्टी में युद्ध विराम तक पहुंचने के प्रयासों पर चर्चा की। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु और रक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करने वाली 3 खरीद नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए। आपको बताएं कि पिछले महीने ट्रेजरी विभाग ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन खरीद कार्यक्रमों को लक्षित करने वाले दंडात्मक उपायों की घोषणा की थी। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ा। अब तक डेंगू के 1,20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार अर्जेंटीना में इस सीजन में डेंगू से अब तक कई मौतें भी हो चुकी हैं। और अब खबर कारोबार जगत से जुड़ी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 31 मार्च को सरकारी कामकाज के लिए शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। 31 मार्च को रविवार है और ये चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच के साथ मुलाकात की। अप्रैल में आरबीआई की ओर से नई मौद्रिक नीति पेश की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 अप्रैल को होगी। इस बात से लेकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कार्यरत जेएसडब्ल्यू समूह महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में भाग लेना चाहता है। सेबी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वो कोष की हेराफेरी के कथित मामले में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को जारी किए गए समन पर 3 सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कोष की हेराफेरी के कथित मामले में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने इसी महीने एक याचिका दायर कर समन को चुनौती दी और इसे रद्द करने की अपील भी की थी। और व्यापार से जुड़ी खबरों के बाद में अब देखते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना दूसरे दौर की जापान की तोमाका मिज़ुयाकी से कल खेले गए पहले दौर के मैच में सिंधु ने थाईलैंड की चोई कीवोंग को 21-12, 21-13 से दी मात। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत के सामने दूसरे दौर में मुश्किल चुनौती है। दूसरे दौर में श्रीकांत का सामना मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जीजिया से होगा। एक अन्य मुकाबले में भारत की लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चिया हाओ ली से 7वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने पहले दौर में 3 गेम तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में आज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। क्वालिफायर्स में 2 मैच के बाद भारत के पास 1 जीत के साथ 3 अंक हैं। मौजूदा एशियन चैंपियन
कतर 2 जीत के बाद 6 अंक लेकर शीर्ष पर है। ब्राजील की अदालत ने फैसला सुनाया कि ब्राजील के फुटबॉलर रोबिनो दुष्कर्म के मामले में मिली सजा ब्राजील में काट सकते हैं। रोबिनो को 2020 में इटली की अदालत ने आरोपी पाया था और 2022 में ये सजा दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण संधि ना होने के कारण इटली ने कहा था कि रोबिनो अपने देश में ही ये सजा पूरी कर ले। ब्राजील की सर्वोच्च अदालत ने एक मत से निर्णय लिया कि इटली की अदालत का फैसला ब्राजील में मान्य रहेगा और रोबिनो ये सजा ब्राजील में ही काटेंगे। और खेल की खबरों के बाद में अब देखते हैं खबरें सिने जगत यानी ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। रमजान के पाक महीने में एक्ट्रेस गौहर खान अपने परिवार के साथ मदीना गईं। गौहर ने अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान एक वीडियो किया साझा जिसमें वो सिसक कर रोती नजर आई। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए इमोशनल कैप्शन भी लिखा। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पर वापस लौट आए हैं। दरअसल बीते साल 14 दिसंबर को उन्हें इसी फिल्म के सेट पर हार्ट अटैक आया था। शूटिंग पर वापस लौट श्रेयस ने कहा कि इस बुरे वक्त में अक्षय कुमार उनके परिवार के साथ खड़े थे, उसके लिए शुक्रिया। डॉन 3 की शूटिंग डेट में बदलाव हुआ। सूत्रों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अगस्त के बजाय 2024 के अंत में शुरू होगी। तारीख में हुए इस बदलाव की वजह यह है कि डायरेक्टर फरहान अख्तर अभी विलन के नाम पर कर रहे हैं चर्चा। डायरेक्टर विकास बहल की फिल्म शैतान रिलीज के दूसरे सप्ताह पूरा करने वाली है और इससे पहले अजय देवगन और जानकी बोधीवाला की इस फिल्म ने अच्छी रफ्तार के साथ बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया है। फिल्म ने अब तक 115 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पति और गायक निक जोनस और बेटी मालती मैरी जोनस के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। फिल्म पुष्पा 2 द रूल पर्दे पर आने वाली है। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी और दर्शकों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर रश्मिका और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। पुष्पा 2 के सेट पर रश्मिका मंदाना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, होने से उनका फर्स्ट लुक इसमें सामने आया है। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। तो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है और इसलिए बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां होने की संभावना कम उम्र में भी हो सकती है, जिसकी पहचान जो उसके लक्षण है उससे हो पाती है। कम उम्र की पुरुषों में होने वाली ऐसी ही एक बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस। आइए इसके बारे में जानते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आम हैं, जिसकी वजह से मूत्र संबंधित समस्याओं के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट यानी गुदूद ग्रंथि पुरुषों के मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, जो कई छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनती है। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये पुरुषों के प्रजनन तंत्र का अहम भाग होती है। ये एक द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस ग्रंथि में सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस यानी गुदूद ग्रंथि में सूजन और जलन कम उम्र के पुरुषों में होने वाली एक आम समस्या है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में इन्फेक्शन होना, इनके इंपॉर्टेंट साइन जो हम लुक करते हैं वो है पेशाब में सफ़ेद सफ़ेद सा मवाद आना, जिसको हम पायूरिया कहते हैं। पेशाब काफ़ी दर से आता है और जलन से आता है, जिसे हम डिस्यूरिया भी कहते हैं। पेशाब बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और कई बार अंत में उसमें 1-2 बूंद खून भी पाई जा सकती है, जिसको हम स्ट्रेंगुरी बोलते हैं। और ये सब लक्षण है जो पेशाब के इन्फेक्शन इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा मरीज को बहुत बुखार हो सकता है, कमजोरी हो सकती है और खून की कमी अनीमिया भी कॉज कर सकता है। अगर ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाती है तो ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस से क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस भी बन जाता है। अंडकोश में सूजन भी आ सकती है, जिसको हम एपिडिडमोऑर्काइटिस बोलते हैं, और वहां तब मरीज अंडकोश की सूजन के साथ और दर्द के साथ आता है। बीमारी की पहचान के लिए गुदूद ग्रंथि से संबंधित जांच की आवश्यकता होती है।
प्रोस्टेटाइटिस को सस्पेक्ट करने के लिए हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेटिक मसाज या एक्सप्रेस्ड प्रोस्टेटिक सिक्रीशन दिया जाता है और उसमें अगर 20 से ज़्यादा पसल आए तो उसका डायग्नोसिस प्रोस्टेटाइटिस भी इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर ये ना किया जाए या मरीज इसे निगलेक्ट करे तो प्रोस्टेटिक एब्सेस बन जाता है, जिससे मरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत बुखार आ जाता है और उसकी खाने पीने की क्षमता और कमजोरी आने के कारण ऐसे मरीज को सेप्सिस के कारण भर्ती भी करना पड़ता है। इसका इलाज ज़्यादातर इन्वॉल्व है एंटीबायोटिक देना। ज़्यादातर ये ओपीडी बेसिस पे इलाज किया जा सकता है, पर कुछ मरीजों में भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर जिनमें एब्सेस बन गया और एब्सेस को ड्रेन करने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में इलाज लंबे समय तक चलता है। सही इलाज द्वारा प्रोस्टेटाइटिस को ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी वर्षा की अनुमान जताया गया असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में गर्म हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के चलते चल सकती हैं। साथ ही अगर बात की जाए बिहार, झारखंड, पंजाब और मणिपुर और मिजोरम की, तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात में हल्की बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों का और देखते हैं कि जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है वो क्या है। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की झलकियों के साथ। बिल्कुल, और आप इन होरियारों के साथ होली के इन दृश्यों का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.